शुरुआत करते हैं आई लव मोहम्मद पर छिड़े महासंग्राम से, जिसमें धार्मिक चिंगारियां हैं। चालीस सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप समझ गए होंगे कि कैसे आई लव मोहम्मद वाले एक पोस्टर पर माहौल बिगड़ रहा है। माहौल बिगड़ने और धार्मिक कलेश की ये कहानी सिर्फ एक राज्य और एक शहर की नहीं है। आपको दो तस्वीरों से हम ये बता रहे हैं कि कैसे यूपी से गुजरात तक धार्मिक महासंग्राम छिड़ा हुआ है। अलग अलग चिंगारी हैं, अलग अलग विवाद है, लेकिन इसका परिणाम यही है कि देश के कई शहरों में धार्मिक शोले भड़क रहे हैं। यूपी के कानपुर से एक पोस्टर वायरल हुआ था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। इसके बाद कार्रवाई की गई, कई युवाओं पर एफआईआर हुई। अब यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में इस कार्रवाई के बाद धार्मिक लड़ाई छिड़ गई है। इसकी पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में धार्मिक गदर की भी बात होगी, जहां पुलिस के सामने धार्मिक नारे लगे, उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। पहले बात करते हैं आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर विवाद के नए एक्सटेंशन की, जिसमें सर तन से जुदा वाले नारे हैं, संविधान और अधिकार वाले सवाल हैं। 4 सितंबर को यूपी के कानपुर में एक पोस्टर लगाया गया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 युवाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। यूपी पुलिस के इसी एक्शन के बाद से आज तक इस मामले पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में मुस्लिम सड़क पर उतर चुके हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में जुलूस निकाला गया। आप इन तस्वीरों से समझिए आई लव मोहम्मद पोस्टर वाला विवाद कैसे अब बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कानपुर, भदोही, कौशाम्बी, हैदराबाद, मुंबई, बीड में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि कानपुर वाले पोस्टर में पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी, तो कार्रवाई क्यों की गई? उनका कहना है कि आई लव मोहम्मद हमारा अधिकार है, हमारा संदेश है। ये लोग एफआईआर को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। जबकि यूपी पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। पुलिस का यह भी कहना है कि जानबूझकर ये पोस्टर परंपरागत जगह से अलग जगह परंपरागत तरीके से अलग लगाए गए, इसीलिए कार्रवाई की गई। पुलिस का अपना तर्क है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब उग्र हो चुके हैं। पिछले कुछ घंटों से आई तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शन अब संविधान, अधिकार, सम्मान, सांप्रदायिक सौहार्द वाले विचारों से आगे बढ़ चुका है। अब ये आक्रोश लोकतांत्रिक लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है। इसे आप अगली तस्वीर से जानिए। ये यूपी के भदोही के जुलूस की तस्वीर है, जहां सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सोचने वाली बात है, ये पूरा कलेश आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ था, अब सर तन से जुदा तक पहुंच चुका है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस विरोध में कितनी आग है, इस प्रदर्शन की माइलेज कितनी ज्यादा है, कैसे ये विरोध प्रदर्शन धार्मिक और राजनीतिक रूप लेकर शहर शहर फैल रहा है। देखिए, एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। सवाल यही है कि देश में त्योहारों के शुरू होने से पहले माहौल कौन बिगाड़ रहा है, कौन एक छोटे विवाद को धार्मिक रंग दे रहा है, किसने आदेश पर इतनी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, किसके आदेश पर सिर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। यूपी के भदोही में और कौशाम्बी में सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे समाज में डर पैदा होता है। हिंदू समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच की जा रही है, ये कहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब आप समझिए कैसे इस पूरे माहौल में राजनीति हो रही है, कैसे कई नेता और कई मौलाना अपने हिसाब से इस विरोध की आग में घी डाल रहे हैं। कल शुक्रवार की नमाज के बाद मुंबई के झूला मैदान में बड़ा प्रदर्शन हुआ था।
इसमें समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी बैनर और पोस्टर के साथ शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को निर्दोष लोगों पर की गई एफआईआर को वापस लेना चाहिए। एक्शन लेने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद वाले प्रदर्शन से जुड़ा एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी यूपी पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया है। आप कुछ बयानों से सुनिए कि ये प्रदर्शन किस ओर जा रहा है। कानूनी है। कानपुर की पुलिस एक नहीं 1 लाख एफआईआर लिखे, मुसलमान उन तमाम एफआईआरों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। रसूलुल्लाह के बारे में हम एक लफ्ज गलत सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे फांसी पे चढ़ा दो। आई लव मोहम्मद मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा सड़कों पर, मैं नहीं पूरा मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। कितना एफआईआर करना कर दो। ये केस का हमें कोई अफसोस नहीं है। हम अल्लाह के रसूल के नाम पर अपनी जान, अपना माल, अपने बच्चे, अपने माँ बाप सब कुछ कुर्बान करने को दुनिया का हर मुसलमान तैयार रहता है। इस केस की हमारे सामने कोई अहमियत नहीं है। अब आपको गुजरात के वडोदरा में बवाल की तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे एआई पोस्ट पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे और नारेबाजी की वजह है मक्का मदीना की एक एआई तस्वीर। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के सामने लोगों ने उत्पात मचाया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू युवक ने सोशल मीडिया पर मक्का मदीना के बारे में विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद ये तनाव देखने को मिला। शुक्रवार की रात को वडोदरा शहर में फिर से एक बार शांति को खराब करने का प्रयास हुआ है। जिस तरह से शांति प्रिय वडोदरा है, उसकी जिस तरह से त्योहार नजदीक आ रहे हैं, नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले विस्तार में एक विवादित पोस्ट को लेके कुछ जो समुदाय के लोग हैं वो लोग पुलिस मथक पहुंचे थे और उन लोगों ने अपनी रजूआत की। यहाँ पर करीबन 700 से 800 लोग आ गए और समग्र विस्तार जो है वो भयग्रस्त हो गया। तो यहाँ गरबे का पंडाल है, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, पार्किंग में रखी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कल रात जो पत्थरमारा की घटना हुई उसमें पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करके सिचुएशन को कंट्रोल किया और पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन किया, कॉम्बिंग किया, पेट्रोलिंग किया और परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रण में। इस घटना में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। अगली तस्वीर गुजरात के गोधरा की है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस का कहना है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बार-बार भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करता था, जिसके बाद नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बुलाकर उसे समझाया। लेकिन इसके बाद बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और जबरदस्त हंगामा किया। हमने यस्टरडे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था कोई, उनको हमने बुला के पुलिस स्टेशन में हमारे पीआई ने उनको समझाने के लिए कोशिश किया था। तो उसमें गैर समझ ऐसी हुई कि भाई उसने बाहर जाके ऐसा बताया कि भाई मैंने ये जो एक पोस्ट थी अभी जो वायरल हुई है उस टाइप का मैंने पोस्ट लगाया हुआ था, इसीलिए पुलिस ने मेरे को धमकाया था। ऐसा गैर समझ होने के कारण काफ़ी लोगों का जो क्राउड है यहाँ पर आ गया था। जैसे ही पुलिस और डीवाईएसपी को मालूम पड़ा वो तुरंत ही यहाँ पर आ गए और उन्होंने लाठीचार्ज करके क्राउड को डिस्पर्स कर दिया था। गवर्नमेंट की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल किया है और टोटल अभी तक हमने 17 एक्यूज जो है उनको हस्तगत कर लिया है और अभी हमारी 10 अलग अलग टीम बना के हम उनको पकड़ने की कार्यवाही चालू है। और जो ऐसे जो लुखे तत्व जो है उसको हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि आप ऐसा कभी मत समझना कि आपको कुछ नहीं होगा। जो कोई भी इस गुने में शामिल होगा हम उसको घर में जाके पकड़ेंगे। और एक ब्रांड न्यू कलेश की बात करते हैं, जिसके केंद्र में मॉडल और एक्टर पूनम पांडे हैं। अब तक आपने पूनम पांडे को फिल्मी पर्दे पर देखा होगा, ग्लैमरस रोल्स में देखा होगा, मॉडलिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन अब पूनम पांडे की एंट्री रामलीला में हो रही है। वो उस मंच का हिस्सा बनेंगी जो भगवान राम और सीता के लिए है और यही इस नए कलेश की वजह है। दरअसल खबर यह है कि पूनम पांडे दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला में अभिनय करेंगी। इस रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। लेकिन हिंदू संगठनों और संतों को ये बात पसंद नहीं आ रही है, वो इससे काफी नाराज हैं, जिसके कारण इस वर्ष रामलीला लाल किला मैदान में होने वाली लव कुश रामलीला अब विवादों में घिर गई है।
विश्व हिंदू परिषद ने लव कुश रामलीला समिति को एक औपचारिक पत्र भेजकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि रामलीला केवल एक नाट्य प्रस्तुति नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कारों का एक जीवंत हिस्सा है। इसीलिए पात्रों का चुनाव केवल अभिनय क्षमता पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक उपयोगिता और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि मंदोदरी का चरित्र गुण, मर्यादा, संयम और आदर्श पतिव्रता के गुणों का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस भूमिका को निभाने वाले कलाकार का चयन इन आदर्शों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। पूनम पांडे की सार्वजनिक छवि और अतीत में हुए विवादों के कारण श्रद्धालुओं में असमंजस या आक्रोश की भावना उत्पन्न हो सकती है। वैसे सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि संतों का बड़ा वर्ग भी पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका में नहीं देखना चाहता है। रामायण एक पूरी संस्कार व्यवस्था है, तो रामायण में अभिनय के लिए जिन पात्रों को बुलाना चाहिए तो उनका जो एक दैनिक जीवन है वो भी संस्कार देने वाला ना हो तो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति जैसा हो। कम से कम ऐसे अश्लीलता परोसने वाले लोगों को रामायण के मंचन के लिए कम से कम नहीं बुलाना चाहिए। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। तो अंततोगत्वा रामलीला समितियों की स्थिति खराब होगी और जो समाज धन देता है वो 10 बार विचार करेगा कि क्या ऐसे फुहड़ मनोरंजन के लिए हम धन दे रहे हैं। यदि पूनम पांडे वो जो भी चरित्र निभा रही हैं उस चरित्र के बाद में अध्ययन करेगी रामायण का तो उनके अंदर बेहद बड़ा सूत्रपात होगा, हमारे आध्यात्मिक वैभव का। मैं इसे कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति हमारे जो ग्रंथ है उनके ऊपर बने हुए नाट्य हैं उनके अंदर यदि कोई पात्र निभाता है, उसका कोई किरदार निभाता है तो स्वागत योग्य। तो मैं इसे कला की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, इसको बार बार विवाद की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। सबसे पहले तो रामलीला के अध्यक्ष को ये सोचना चाहिए कि रामचरितमानस है और भगवान राम पे जो लीला करते हैं कि भगवान का क्या चरित्र था उस पर लीला होती है। उनको इतने दिन हो गए रामलीला करते करते ये बुद्धि नहीं आई कि हमें किसको क्या पाठ देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी मंदोदरी शूर्पणखा का पाठ दो। अब यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना। रानी मंदोदरी जैसी धर्म प्रेमी और विदुषी महिला वो इतिहास में बहुत कम ढूंढने को मिलती है। और आप देखिए कि उसने कितनी बार रावण को समझाया, अधर्मी को समझाया। ऐसा चरित्र को अगर कोई ऐसा व्यक्ति निभाए जो कि लोगों की भावनाओं को हर्ट करे वो ठीक नहीं है। वैसे इस विरोध पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ और पूनम पांडे 22 सितंबर से शुरू हो रही रामलीला में रावण की भूमिका निभा रहे आर्य बब्बर के साथ मंच पर होंगी। वो रावण की पत्नी की भूमिका में हैं। उनके अलावा किंशुक वैद्य राम की भूमिका में हैं और रिनी आर्या सीता की भूमिका निभाएंगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी परशुराम की भूमिका में होंगे, लेकिन चर्चा सिर्फ पूनम पांडे की हो रही है। दरअसल इसका बड़ा कारण पूनम पांडे का मॉडलिंग करियर और विवादों से दोस्ती भी है। वर्ष 2011 में पूनम पांडे पहली बार चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने ये कहा था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो फिर वो अपने सारे कपड़े उतार देंगी। खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए पूनम पांडे ने कोविड के दौरान लॉकडाउन में घर से बाहर निकल गई थी, जिसके बाद पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। पूनम पांडे ने सितंबर 2020 में सैम बॉम्बे से शादी की। इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। 2024 में तो पूनम पांडे ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सर्वाइकल कैंसर से हुई मौत का झूठा नाटक किया, जिससे उनकी काफी आलोचना हुई। इसके अलावा भी उनकी कई तस्वीरें और वीडियोस विवादों में रहे हैं, जिसके कारण संत मंदोदरी की भूमिका में उन्हें नहीं देखना चाहते हैं।
राजनीतिक कलेश की तरफ चलते हैं। इसके केंद्र में लालू यादव का परिवार है। इस परिवार में आजकल अंदरूनी कलह की बहुत चर्चा है। इतनी चर्चा है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि अगर उनकी बहन का अपमान किया गया तो अब सुदर्शन चक्र चलेगा। दरअसल इस कहल वाले राजनीतिक सीरीज में 3 किरदार अहम हैं। पहले तेजस्वी यादव हैं, जो आजकल आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं। दूसरे हैं तेजस्वी यादव के अति प्रिय राज्यसभा सांसद संजय यादव, और तीसरी हैं लोकसभा चुनाव हार चुकी उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी दी है। दावा ये किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य काफी दुखी और नाराज हैं। अब वो अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि बताने में जुटी हैं, और इस सब के पीछे हैं आरजेडी के संजय यानी संजय यादव। दरअसल कलेश वाली इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। इसमें तेजस्वी यादव के करीबी मित्रों में से एक और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर टिप्पणी की गई थी। संजय यादव आरजेडी की उस बस की अगली सीट पर बैठे नजर आए थे जिसमें सवार होकर तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जैसे ही रोहिणी ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, वैसे ही आरजेडी के एक धड़े ने संजय यादव के खिलाफ हमला कर दिया। बाद में रोहिणी ने फिर से एक पोस्ट लिखा और तस्वीरें लगाईं, जिसमें पार्टी के कुछ नेता उसी सीट पर बैठे हुए नजर आए। ये मामला आया और गया, लेकिन इस बात पर विस्तार से बातें होनी शुरू हो गई कि क्या लालू परिवार के अंदर एक बार फिर से कलह शुरू हो गई है? क्या चुनाव से पहले रोहिणी पार्टी से अपने आप को किनारा कर लेंगी? इन सवालों के बीच रोहिणी आचार्य यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने फिर से अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर व्यक्त किया, और इस बार जो लिखा वो पार्टी और परिवार के बीच सब ठीक नहीं होने का एक तरह से प्रमाण है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सवाल यह है कि रोहिणी के आत्मसम्मान को किसने ठेस पहुंचाई? रोहिणी आचार्य अचानक ही इतनी नाराज क्यों हैं? क्या रोहिणी की नाराजगी के पीछे भी संजय यादव हैं? इससे ठीक पहले उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें एक वीडियो भी शेयर किया गया है। साथ ही लिखा गया है कि जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो अपने लहू में बहती है। रोहिणी ने जिस संजय यादव को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था, उनसे तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी नाराज रहते हैं। तेज प्रताप उन्हें संकेतों में जयचंद कह चुके हैं, और अब तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर उनकी बहन के सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचाई तो बर्दाश्त नहीं होगा। वो बहुत बड़ी हैं, हम उनके गोद में खेले, और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो लालू यादव के परिवार के अंदर से आवाजें आने लगी हैं। पहले जो चर्चा पर्दे के पीछे थी, अब वो मीडिया में बयानों के जरिए है। ये तय है कि अगर घर का मामला सड़क पर आया तो राजनीतिक नुकसान जरूर होगा। वैसे एनडीए को इन बातों से बहुत मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अपना घर संभलता नहीं है, चुनाव कैसे संभालेंगे। लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप जी पहले ही परिवार में जयचंद की बात कर चुके हैं। बहन रोहिणी भी सवाल उठा रही हैं। उनके घर में ही महाभारत छिड़ा है तो वे एनडीए से क्या लड़ेंगे? उनका इशारा हरियाणा के उन अनचाहे मेहमान की ओर है जिसने घर में ही महाभारत करवा रखा है और खुद शकुनी की भूमिका में है। गेंद लालू जी आपके पाले में है। आप उस परिवार के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको फैसला करना है कि क्या आपकी बेटी की मनः पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, अपने भाई के लिए परेशानी और कौन वो गुनाहगार है, यह भी तय करने का अधिकार आपको है। और परिवारवादी राजनीति में यही छल कपट का खेल चलता रहता है। देखिए, उन लोग का ये घरेलू मैटर है और ये तो होना ही था उन लोग के बीच।
अभी उनके लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे हैं, वो भी अपने परिवार से बगावत किए हुए अलग रहते हैं, परिवार से हट के रहते हैं। लालू प्रसाद जी अगर अपने परिवार को एकजुटता देखना चाहते हैं, एकजुट करके रखना चाहते हैं, तो उनको अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करना चाहिए और अपनी जो समस्या है परिवार के बीच उसे सुलझाना चाहिए। तो कोई दो मत नहीं कि उन्होंने अपने पिता को, लालू यादव जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने अपना बेटी होने का कर्तव्य 100% निभाया, उनका सम्मान है। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बेटी होने का धर्म जरूर निभाया, इस पे मैं उनका सम्मान करता हूँ। रोहिणी आचार्य की नाराजगी के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, ऐसा कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं है। दूसरी वजह संजय यादव। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव वही करते हैं जो संजय यादव उन्हें कहते हैं। इस बात से रोहिणी आचार्य भी काफी नाराज हैं और इससे पहले तेज प्रताप यादव भी नाराजगी जता चुके हैं। वैसे जिस संजय यादव पर लालू परिवार में इतना कलेश मचा हुआ है, उनका परिचय तो बनता है। जो न्यूज़ मित्र संजय यादव को नहीं पहचानते हैं, वो इस बात को ऐसे समझ लें कि जो व्यक्ति आजकल आपको तेजस्वी यादव के सबसे करीब दिखेंगे, वो संजय यादव ही हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के करीब सभी कार्यक्रमों में वो दिख जाते हैं। खास बात यह कि संजय यादव बिहार के नहीं हैं, बल्कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में उनका काफी दखल है। संजय यादव 2012 में आरजेडी से जुड़े, इसके बाद वो धीरे धीरे तेजस्वी के करीब आ गए। रोहिणी आचार्य से पहले तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमला कर चुके हैं। 2021 में तेज प्रताप ने संजय यादव को एनआरआई कहा था। मई 2025 में तेज प्रताप के निष्कासन के बाद उन्होंने संजय यादव को जयचंद कह दिया था। सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो लगातार कंफ्यूज्ड हैं। वो कब कौन सा फैसला लेंगे और कौन सा फैसला पलट देंगे, ये कहना मुश्किल है। उनकी बस एक ही खासियत है, अपने हर फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मिशन से जोड़ना है। इसके लिए पहले उन्होंने टैरिफ का सहारा लिया, भारत समेत कई देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब उन्होंने वीजा को हथियार बना लिया है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी है। H-1B वीजा की फीस बढ़ने के साथ ही अमेरिका में नौकरी करने वाले या भविष्य में इसका सपना देखने वालों की मुश्किल भी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस 2 या 3 गुना नहीं, करीब 20 गुना बढ़ा दी है। पहले H-1B वीजा के लिए 1,76,000 रुपए से 6 लाख रुपए के बीच भुगतान करना होता था। औसतन ये फीस 5 लाख थी, जिसे अब सीधे $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दिया गया है। H-1B वीजा के लिए ये नई फीस 21 सितंबर से लागू हो जाएगी, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिलता है। इसीलिए इसकी फीस बढ़ाए जाने की चर्चा भी सबसे ज्यादा भारत में हो रही है। ट्रंप के इस फैसले का क्या असर होगा, इसे समझने के लिए हमने खास कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि H-1B वीजा आखिर होता क्या है। H-1B वीजा एक नॉन अग्रीमेंट वीजा है जो लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT और हेल्थ प्रोफेशनल्स को जारी होता है। आमतौर पर कर्मचारियों को बुलाने वाली कंपनियां ही H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। इस वीजा के लिए कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है। भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर IT इंजीनियर H-1B वीजा से ही वहां जाते हैं। H-1B वीजा 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। अगर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू है तो इस अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ट्रंप को ये H-1B वीजा चुभने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि इसके जरिए अमेरिकियों का रोजगार छीना जा रहा है। आमतौर पर अमेरिकी सरकार हर वर्ष करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय प्रोफेशनल्स की है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 52,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिला। 2021 में यह आंकड़ा 55,000 तक पहुंचा। 2022 में 58,000 और 2023 में 62,000 भारतीय H-1B वीजा से अमेरिका पहुंचे। पिछले वर्ष यानी 2024 में 65,000 वीजा मिले। इस वर्ष करीब 68,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप का ये फैसला पूरा गणित बिगाड़ सकता है।
पहले जो कंपनियां सिर्फ 6 लाख फीस देकर स्किल्ड कर्मचारियों को भारत से अमेरिका बुला लेती थी, अब कंपनियों को 88 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे में कंपनियां H-1B वीजा लेना कम कर सकती हैं। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा, जिससे अमेरिका में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो सकते हैं। इसका सीधा असर उन 3 लाख से ज्यादा लोगों पर भी पड़ेगा जो फिलहाल H-1B के जरिए अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। वैसे भी ये वीजा पाने वाले 72% से ज्यादा भारतीय ही हैं। कुल H-1B वीजा का 12% चीन, 1% वीजा कनाडा के नागरिकों को मिलता है। दक्षिण कोरिया और फिलीपींस से H-1B वीजा पर अमेरिका पहुंचने वाले 1% से भी कम है। ये इस बात का भी सबूत है कि अमेरिका में भारतीय कर्मचारियों की कितनी डिमांड है। अमेरिका की टॉप टेक कंपनियां भारत से लोगों को हायर करती हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो अमेज़न ने भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा 9,262 H-1B वीजा लिए। इसके अलावा इन्फोसिस ने 8,000 से ज्यादा और कॉग्निजेंट ने करीब 4,500 वीजा लिए। अमेरिका की टॉप टेक कंपनी गूगल ने भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को H-1B वीजा पर बुलाया। TCS ने भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाया। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष भी अमेज़न को 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा मिले हैं। ये कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर और कोडर एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों पर तो असर पड़ेगा ही, अमेरिका भी प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर हैं। वहां बड़ी टेक कंपनियों में 20% H-1B वीजा धारक कर्मचारी हैं। छोटी टेक कंपनियों और स्टार्टअप में ये संख्या 40% तक है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए कर्मचारी ढूंढना मुश्किल होगा। स्टार्टअप और छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे अमेरिका के आर्थिक विकास पर भी असर होगा। आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा धारक अमेरिका में करीब $50 बिलियन टैक्स देते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल योगदान $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। ट्रंप को तो जो फैसला करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका में ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी हो रही है, तो खुलकर इसके नुकसान भी बताए जा रहे हैं। अमेरिका की तरह से H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने के बाद भारत में भी सियासी कलेश शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वर्ष 2017 का एक पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने H-1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की। H-1B वीजा पर ट्रंप के फैसले के बाद भारत की लेकिन अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पहली प्रतिक्रिया आ गई है। MEA ने कहा है कि H-1B वीजा पर फैसले का अध्ययन जारी है, हमें जल्द उचित समाधान की उम्मीद भी है।